गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपनली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड, यानी कि सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि। इसमें हर साल इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर साल आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपका दिया है आवर्ती गति, यानी कि पीरियड मोशन क्या होता है, आवर्ती गति होता क्या है आखिर। यहाँ पे दे रहा है आपका, जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति जो होती है आवर्ती गति होती है। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आवर्ती गति किसे कहते हैं। तो आवर्ती गति की परिभाषा होता है जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। ठीक, अब दे रहा है कंपनी गति, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वो होता है आपका यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो, यानी कि फ्रॉम गति करता है तो पिंड की गति को कंपनी गति या दोलनी गति कहते हैं। या पिंड की गति को कंपनी गति कहिए या दोलन गति कहिए, दोनों का नाम एक है। अगर ये क्वेश्चन में कंपनी गति कह दे या दोलन गति कह दे, दोनों का नाम एक है। क्या यहाँ पे दे रहा है आपका सरल लोलक आवर्ती गति करता है। चित्र में एक सरल लोलक प्रदर्शित किया गया है, यानी कि ये आपका सरल लोलक है जिसके गोलक की स्थिति साम्य स्थिति ओ, ये आपका साम्य स्थिति ओ हो जाएगा। यदि हम गोलक को साम्य स्थिति ओ से विस्थापित करके बिंदु ए तक ले जाए, ये बिंदु आपका ए हो गया, तो यहाँ तक ले जाए इधर, तो क्या कर रहा है, ले जाए तो गोलक स्थिति ए व बी के बीच दोलन जो करने लगेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, जीरो से ओ से आपका ए की ओर जाएगा, फिर ए से आपका बी की ओर आएगा। अब क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है गोलक ओ से ए तक जाना, फिर ओ पर आना, फिर दूसरी ओर बी तक जाना, पुनः लौटकर ओ पर आना, एक दोलन अथवा एक कंपन कहलाता है। यानी कि आपका साम्य स्थिति ओ से ए की तरफ जाना और फिर ए से आपका बी की तरफ आना और बी से फिर आपकी साम्य स्थिति ओ तक आना, ये आपका एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। क्या, यहाँ से साम्य स्थिति ओ से आपका बिंदु ए तक जाए और फिर ए बिंदु से आपका ओ पर आए, ओ से फिर बी बिंदु तक जाए, बिंदु बी से फिर आपकी साम्य स्थिति ओ तक आए, ये आपका एक दोलन, यानी कि एक दोलन या आपका एक कंपन कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका दे रहा है क्या, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका T=2 पाई इंटू रूट ओवर में क्या हो जाएगा, L/G। ये आपका सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। क्या, T=2 पाई इंटू रूट ओवर में क्या हो जाएगा, L/G। यहाँ पे आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब कह रहा है सरल लोलक की लंबाई L तथा आवर्तकाल के वर्ग T² के बीच जो बना ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में होता है। यहाँ पे एक रेखा बनाया गया है, सरल रेखा बनाया गया है। यह आपका बिंदु ए हो जाएगा, इधर आपका L और इधर आपका T² हो जाएगा, ये आपकी सरल रेखा हो जाएगी। ठीक, अब दे रहा है आपका सरल, यानी कि सेकेंड लोलक। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक कहलाता है। अब कह रहा है सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है आपका 2 सेकेंड। ठीक, और फिर दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा सेकेंड लोलक की लंबाई कितनी होती है, तो सेकेंड लोलक की जो लंबाई होती है लगभग 1 मीटर होती है। सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। अब कह रहा है आपका आवर्त गति संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक,
आवर्तकाल क्या दिया है, टाइम पीरियड्स। आवर्तकाल क्या होता है, वस्तु के एक दोलन करने में जितना समय लेती है उससे क्या कहते हैं, दोलन का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, यानी कि वस्तु का एक दोलन, क्या वस्तु का एक दोलन करने में जितना समय लेती हैं उसे उसके दोलन का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब कह रहा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति। दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या, दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना दोलन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब कह रहा है यदि कोई वस्तु एक सेकंड में एन दोलन करे, यदि कोई वस्तु है एक सेकंड में एन दोलन करे तो दोलन काल का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका t = 1/n हो जाएगा। अतः आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। जो आवृत्ति होता है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। अब दे रहा है आपका विस्थापन। ठीक, क्या, दोलन करते समय वस्तु की स्थिति, यानी कि क्या कर रहा है, दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूसरी ओर को क्या कहते हैं, दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। क्या, दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब दिया आयाम। आयाम क्या होता है आपका, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर अधिक से अधिक जितनी दूरी तक जाती है वह दूरी दोलन का आयाम कहलाती है। क्या, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति से किसी भी ओर अधिक से अधिक जितनी दूर जाती है वह उसकी क्या कहलाएगी, दोलन काल का आयाम कहलाएगी। अब दे रहा है आपका SHM, यानी कि सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इसको शॉर्टकट में SHM भी देता है। SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, कह रहा है आपका सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति कंपनिक अथवा दोलनिक गति का सबसे सरल रूप है। क्या, सरल आवर्त गति कंपनिक अथवा दोलनिक गति का क्या है, सरल रूप है। इनमें 3 लक्षण होते हैं। सरल आवर्त गति में 3 लक्षण होते हैं। पहला दिया है आपका, यह गति एक स्थिर बिंदु साम्य स्थिति के इधर उधर सीधी रेखा में होती है। ठीक, अब दूसरा दे रहा है आपका गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस बिंदु साम्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा दे रहा है त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। वो यहाँ पे कोई पिंड है तो आपका इधर जाएगा तो इधर से बिंदु ए पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा बी पर, फिर बी से ए पे आएगा तो एक दोलन हो जाएगा। और जो इनके बीच कोण बनेगा वो इधर भी बनेगा थीटा और इधर भी बनेगा थीटा। अब क्या कह रहा है आपका, कह रहा है नोट, वक्र BOA को, यानी कि BOA को थीटा के अति अल्प होने पर एक सरल रेखा का माना जा सकता है। तब उस स्थिति में दोलन की गति सरल आवर्त गति कहलाएगी। इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, सरल आवर्त गति हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दे रहा है आपका सारणी में सरल आवर्त गति संपन्न करते किसी कण के वेग, त्वरण तथा आयाम पर विचार किया गया है। क्या विचार किया गया है, इधर दे रहा है आपका कण का, फिर दे रहा है कण के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर, और दे रहा है माध्य स्थिति पर, और इधर दे रहा है आपका कण के ऋणात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर। क्या, वेग क्या हो जाएगा, न्यूनतम। इसमें कण के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम, यानी कि 0 हो जाएगा। और इधर माध्य स्थिति पर क्या हो जाएगा, आपका महत्तम हो जाएगा। और क्या आपका कण के ऋणात्मक महत्तम बिंदु विस्थापन बिंदु पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम, यानी कि 0। त्वरण क्या हो जाएगा, इसमें कण के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर महत्तम अपांक हो जाएगा ए, और माध्य स्थिति पर हो जाएगा आपका न्यूनतम यानी कि 0, और कण के ऋणात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर क्या हो जाएगा, महत्तम अपांक ए। ठीक, अब विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, कण का हो जाएगा कण के धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर हो जाएगा मापांक कैपिटल ए, और माध्य स्थिति पर हो जाएगा न्यूनतम यानी कि 0, और कण के ऋणात्मक महत्तम बिंदु विस्थापन पर क्या हो जाएगा आपका महत्तम अपांक कैपिटल ए। यहाँ पे दे रहा है आपका तरंग गति। वेव मोशन क्या होता है आपका, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है। क्या, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो वह माध्यम के उन कणों को गतिमान कर देती है जो उसके समीप होती है। क्या,
जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो वह माध्यम के उन कणों को गतिमान करती हैं जो उसके समीप होती है। इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक, इसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम तरंग गति कहते हैं। अब दे रहा है आपका तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। ठीक, आगे क्या कर रहा है? आगे वाले कणों को, यानी कि आगे वाले कणों की गति जो है वो कुछ समय बाद पीछे वाले कणों की गति के समान हो जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहा है आपका? तरंग क्या कह रहा है? तरंग के रूप में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती हैं, जबकि माध्यम के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं। माध्यम के जो कण होते हैं अपने स्थान पर रहते हैं और तरंग के रूप में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। अब दे रहा है तरंगों के प्रकार। तरंगों के कितने प्रकार होते हैं? दे रहा है आपका कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती है। पहला आपका अनुप्रस्थ तरंगे, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। इन तरंगों के उठे हुए भाग को श्रृंग तथा दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। ठीक, ऐसे उठा रहेगा, क्या कह रहा है? उठे हुए, ऐसे बना रहेगा आपका उठे हुए भाग को, इसको आपको क्या कहेंगे? हम श्रृंग कहेंगे। ठीक, और दबे हुए भाग को, ये दबा हुआ भाग है, इसको क्या कहेंगे? हम गर्त कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है आपका क्या? जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या? जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सितार के तार में, यानी कि सितार के तार में उत्पन्न कंपनों में अनुप्रस्थ तरंगे पैदा होती है। अनुप्रस्थ तरंगे ठोसों और द्रवों के तल पर उत्पन्न हो सकती हैं, उनके भीतर नहीं। ये तरंगे गैसों में उत्पन्न नहीं हो सकती। आगे क्या कह रहा है आपका? आगे कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। ठीक, ये तरंगे क्या होती है? संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वे तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। सौरित्र द्विभुज, ठीक, से उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों में कुछ बिंदुओं पर संपीड़न तथा कुछ पर क्या हो जाएगा? विरलन उत्पन्न हो जाता है। ये संपीड़न और विरलन हवा में तरंग की दिशा के आगे बढ़ते हैं। संपीड़न वाले बिंदुओं पर हवा का घनत्व और दाब साम्य की अपेक्षा अधिक होते हैं, जबकि विरलन वाले बिंदुओं पर घनत्व और दाब क्या होते हैं? आपके कम होते हैं। अब क्या कह रहा है आपका? तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? एक सेकेंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति n कहलाती है। क्या? आवृत्ति क्या दे रहा है? एक सेकेंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को n से लिखते हैं। ठीक, तरंगदैर्घ्य दे रहा है। माध्यम के कण के एक कंपन करने में लगे समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य क्या, इनके लैम्डा कहते हैं। ठीक, उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी कि तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं। जो दो निकटतम संपीड़नों तथा विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। अगला दे रहा है आपका, वो दे रहा है तरंग चाल, वेव स्पीड, यानी कि तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। तरंग चाल को भी से हम लिखेंगे। ठीक, अब दे रहा है आपका तरंग चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध। तरंग चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या होता है? तो वो हो जाएगा आपका तरंग चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तरंग चाल बराबर हो जाएगा आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। v इजकल टू एन इंटू आपका लैम्डा हो जाएगा। v इजकल टू क्या हो जाएगा? v इजकल टू एन इंटू आपका लैम्डा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा n इजकल टू 1/t हो जाएगा, इजकल फिर क्या हो जाएगा 1/t आपका आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक, इसको आपको याद रखना है। v इजकल टू एन इंटू लैम्डा, यानी कि तरंग चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, और हो जाएगा आपका n इजकल टू 1/T, यानी कि 1/ आवर्तकाल हो जाएगा। यहाँ पे आपका दे रहा है तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक, किसी स्थान पर तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता I
कंपन के आयाम ए के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि आई वर्ग समानुपाती क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है आपका वो दे रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ इस प्रकार की तरंगे भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। क्या, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे की परिभाषा दे रहा है, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ इस प्रकार की भी तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। अब दे रहा है विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी कि विद्युत दे रहा है आपका विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इधर दे रहा है आपका क्रमांक संख्या तरंगदैर्घ्य उत्पत्ति। ठीक, पहला दे रहा है आपका दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे तरंगदैर्घ्य कितनी होती हैं? आपका होता है 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक। ठीक, उत्पत्ति कैसे हो जाएगा? दोलित्र विद्युत परिपथ द्वारा हो जाएगा आपका। अगला दे रहा है आपका रेडियो तरंग, ये हो जाएगा 10⁵ से 10⁻⁻1 मीटर तक। ये हो जाएगा आपका दोलित्र द्वारा हो जाएगा आपका। अगला दे रहा है माइक्रो तरंग, ये हो जाएगा 1 से 10⁻⁻4 मीटर तक, यानी कि निर्वाचित नलिका में दोलित्र द्वारा हो जाएगा। अगला दे रहा है आपका वो दे रहा है उष्मीय तरंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक, ये गर्म वस्तुओं द्वारा हो जाएगा। ठीक, अगला दे रहा है आपका दृश्य तरंगे, ये हो जाएगा आपका 7.8 इंटू 10⁻7 से 3.9 इंटू 10⁻7 मीटर तक, ये हो जाएगा आपका तापदीप वस्तुओं द्वारा। अगला दे रहा है पराबैंगनी तरंग, ये हो जाएगा आपका 3.9 इंटू 10⁻7 से 10⁻9 मीटर तक, ये हो जाएगा आपका सूर्य तथा आयनित गैसों द्वारा हो जाएगा। अगला दे रहा है आपका एक्स तरंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻8 से 10⁻12 मीटर तक, ये हो जाएगा आपका तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्षण पर टकराने पर। अगला दे रहा है आपका वो दे रहा है गामा तरंगे, ये हो जाएगा 10⁻10 से 10⁻14 मीटर तक, ये हो जाएगा आपका परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर हो जाएगा। ठीक, अगला आपका दे रहा है आगे क्या, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती है? वे तरंगे जो किसी पदार्थिक पदार्थ ठोस द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगे क्या अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दो प्रकार की हो सकती है। क्या, वे तरंगे जो किसी पदार्थीय माध्यम ठोस द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगे आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो होती है दो प्रकार की हो सकती है। पहला दे रहा है आपका क्या, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव, ये हो जाएगा ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे ही है। जो ध्वनि तरंगे है वो आपकी यांत्रिक तरंगे ही है, क्योंकि ये किसी माध्यम में संचरित होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों के आधार पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दे रहा है आपका श्रव्य तरंगे, यानी कि इन तरंगों को सुना जा सकता है। इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 आवृत्ति तक। ठीक, अगला दे रहा है आपका अपश्रव्य तरंगे, इन तरंगों को स्पष्ट नहीं सुना जा सकता। इन तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक, अगला आपका है प्राश्रव्य तरंगे, इन तरंगों को स्पष्ट नहीं सुना जा सकता। इन तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो होती है आपकी कितनी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इन तरंगों का उपयोग गठिया रोग तथा मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। ठीक, इन तरंगों से समुद्र की गहराई तथा समुद्र में डूबी हुई चट्टानों, मछलियों तथा पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात की जा सकती है तथा पृथ्वी से उड़ते हुए हवाई जहाज की पृथ्वी से ऊंचाई नापी जा सकती है। प्राश्रव्य तरंगे से आपकी हवाई जहाज को उड़ते हुए, यानी कि पृथ्वी से उड़ते हुए हवाई जहाज की पृथ्वी से ऊंचाई मापी जा सकती है और पनडुब्बी का स्थिति ज्ञात किया जा सकता है। और क्या, आपका चट्टानों में आपका समुद्र में डूबी हुई चट्टानें और मछलियों का पता लगाया जा सकता है आपका प्राश्रव्य तरंगे से। इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है आपकी कितनी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे दे रहा है आपका ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक,
वायु में जलवाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आएगा आपका वायु में जलवाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। आगे दे रहा है ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका ध्वनि के वेग पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं, यानी कि ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। क्या, अगर जो 1 डिग्री सेल्सियस हम ताप बढ़ा देंगे तो ध्वनि का जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा आपका 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। आगे दे रहा है ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के, यानी कि ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या, भी अनुक्रमानुपाती 1/√d हो जाएगा। ठीक, इसको आपको याद रखना है। आगे दे रहा है आपका ध्वनि की चाल v √/में E/d हो जाएगा, जहाँ ई क्या हो जाएगा, माध्यम की प्रत्यास्थता हो जाएगा। ई आपका माध्यम की प्रत्यास्थता हो जाएगा। ठीक, आगे दे रहा है आपका ओ दे रहा है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। अब देख रहा है आपका ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, द्रवों में उससे अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका, वो पूछा जाएगा ध्वनि की चाल गैसों में होती है तो गैसों में ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे कम होती है, और द्रवों में पूछ लिया जाएगा तो द्रवों में उससे अधिक होती है। यानी कि गैसों से ध्वनि की चाल द्रवों में अधिक होती है और ठोसों में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। सबसे पहले होगा आपका ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में, उसके बाद द्रवों में, उसके बाद गैसों में होता है। अब दे रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और जल में 1460 मीटर प्रति सेकेंड तथा लोहे में 5100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल हो जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और जल में पूछा जाएगा तो आपका 1460 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और लोहे में आपका पूछ लिया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका लोहे में 5100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब दे रहा है आपका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है, यदि किसी ध्वनि स्रोत से किसी परावर्तक तल की दूरी d हो तो ध्वनि को परावर्तक तल तक पहुंचने तथा वापस आने में 2d दूरी तय करनी होगी। यदि प्रतिध्वनि 30 सेकंड में बाद सुनी जाती है तो t हो जाएगा आपका क्या, 2d/v हो जाएगा, या ध्वनि की चाल v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका 2d/t हो जाएगा। ठीक, आगे कुछ दे रहा है आपका एक्सपर्ट टिप्स, इसको आपको याद रखना। कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसको आपको याद रखना है। क्या, सरल आवर्त गति में कण की गति सदैव एक सरल रेखा पर होती है। क्या, सरल आवर्त गति में कण की जो गति होती है सदैव एक सरल रेखा पर होती है। आगे दे रहा है स्मृति पर रखे, सरल आवर्त गति में त्वरण जो हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा आपका -ω² × x हो जाएगा। आगे दे रहा है अगला पॉइंट आपका, जहाँ x क्या हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा, x आपका विस्थापन हो जाएगा और ओमेगा एक नियतांक हो जाएगा। अगला पॉइंट दे रहा है आपका सरल लोलक का आवर्तकाल t = 2π√L/g हो जाएगा, जहाँ वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो सेकेंड लोलक कहलाता है। आगे दे रहा है तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, तरंग चाल तथा आवर्तकाल। आगे आगे दे रहा है आपका तरंगे, यानी कि तरंगे मूलतः 2 प्रकार की होती है। तरंगे जो होती है आपकी मूलतः 2 प्रकार की होती है, पहला यांत्रिक तथा दूसरा अयांत्रिक तरंगे। आगे दे रहा है ध्वनि तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे होती है 3 प्रकार की होती है, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगे। आगे दे रहा है किसी माध्यम जिसका घनत्व d है में ध्वनि का जो हो जाएगा वेग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका v अनुक्रमानुपाती 1/√d हो जाएगा, v क्या हो जाएगा √/में हो जाएगा E/d हो जाएगा, जहाँ E आपका क्या हो जाएगा माध्यम की प्रत्यास्थ हो जाएगा। ये था आपका सिंपल पेंडुलम वेव मोशन। ठीक, तो मैंने इसको चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ठीक, सरल लोलक तरंग गति और ध्वनि को कंप्लीट कर दिया। ये था आपका पार्ट 1।
पार्ट 1 है आपका। अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा जल्द ही उसको।